यहाँ पर हम देखते हैं बैटरी के बारे में। जैसे बैटरी है, थ्री फेज लॉकों में निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है, निकल कैडमियम की बैटरी यूज करते हैं। और बैटरी का मेन सर्किट ब्रेकर है वो MCV 112 और बैटरी बॉक्स नंबर 2 के पास लगा है। और कंट्रोल सर्किट को सप्लाई देने के लिए बैटरी कंट्रोल सर्किट ब्रेकर है वो MCV 112.1 है, जो कि SV 2 में लगा है। और बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर लगा है, जिसका इनपुट है बैटरी चार्जर का इनपुट सर्किट ब्रेकर MCV 100 है, जो कि HV 2 पैनल में लगा है। और आउटपुट सर्किट ब्रेकर कौन सा है? MCV 1110 है, ये आउटपुट सर्किट ब्रेकर है। और ये SV 2 पैनल में लगा है, जो हमेशा ऑन रहता है। जो आउटपुट सर्किट ब्रेकर है हमेशा ऑन रहता है। बैटरी वोल्टेज बताने के लिए प्रत्येक कैब में UVA मीटर लगा है। अब यहाँ पर हमें देखें कि यदि बैटरी वोल्टेज 30 सेकंड से अधिक समय तक 92 वोल्ट होने लगे, यानी अगर बैटरी का वोल्टेज 30 सेकंड से अधिक समय तक 92 वोल्ट होने लगे, तो स्क्रीन पर प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट मैसेज मिलने लगता है। और यदि चार्जिंग करंट 10 एम्पियर से कम हो जाए तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट मैसेज आएगा। और यदि बैटरी वोल्टेज 86 वोल्ट से कम हो तो स्क्रीन पर प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट मैसेज आएगा, तथा 82 वोल्ट तक आने पर लोको अपने आप शट डाउन हो जाएगा। और यदि कैब को एक्टिवेट करने के बाद 10 मिनट तक पेंटो लोअर रहे तो कंट्रोल सर्किट अपने आप ऑफ हो जाएगा। कुछ तकनीकी विशेषताएं हम देख सकते हैं, जैसे कि तकनीकी विशेषताओं में प्रकार हम देखें, बैटरी का प्रकार है वो निकल कैडमियम का प्रकार है। विवरण क्या है? बैटरी बॉक्स की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 है। कुल सामान्य क्षमता कितनी है? 199 AH। प्रत्येक सेल का वोल्टेज कितना है? 1.4 वोल्ट है प्रत्येक सेल का वोल्ट। और बैटरियों की कुल संख्या कितनी है? 26 है। सेलों की संख्या बैटरी के अंदर, बैटरी की संख्या 3 है, 3 बैटरी हैं। सेलों की संख्या और कुल बैटरी वोल्टेज कितना है? कुल बैटरी वोल्टेज प्रत्येक सेल का वोल्टेज है 1.4, 3 सेल हैं तो 3 से गुणा करेंगे। और बैटरी की कुल संख्या कितनी है? 26, तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से 110 वोल्ट बनता है। अब बात करते हैं हम ऑक्सिलरी कंप्रेसर। किसकी बात करेंगे? ऑक्सिलरी कंप्रेसर। जैसे क्या करते हैं, पेंटो उठाने के लिए ऑक्सिलरी कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल सर्किट को ऑन करते ही ऑक्सिलरी कंप्रेसर, जो कि न्यूमेटिक स्विच 26 172.4 से नियंत्रित है, अपने आप आरंभ हो जाता है। और जब तक कि दबाव 6.0 kg/cm² तक नहीं पहुंच जाता है, ऑक्सिलरी कंप्रेसर के लिए एक ड्रेन कॉक न्यूमेटिक पैनल पर लगा रहता है। सामान्यतः यह ड्रेन कॉक पाइपलाइन से समांतर बंद रहना चाहिए। ऑक्सिलरी कंप्रेसर न चलने पर दोष निवारण किस तरीके से करेंगे? अगर हमारा ऑक्सिलरी कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे? SV पैनल पर लगा सर्किट ब्रेकर 48.1 ट्रिप है तो उसे रीसेट करेंगे। तो हमारा अगर 48.1 अगर वो ट्रिप है 48.1 तो उसको रीसेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये है 48.1 है, अगर ये लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर है SV 2 पैनल पर लगा हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये मॉडिफाइड कंट्रोल सर्किट है CHVA बैटरी एंड MCPA 3 फेज लॉकों के अंदर। तो अगर 48.1 सर्किट ब्रेकर ट्रिप है तो उसको रीसेट करेंगे। न्यूमेटिक पैनल पर लगा स्विच है, 26, उसको हम टैप करेंगे। जो भी न्यूमेटिक पैनल पर लगा स्विच है 26 को टैप किया जाएगा। और SV 2 पैनल पर लगा कॉन्टैक्टर 48.2 वो मैनुअली ऑपरेट करके प्रेशर बनाएंगे। तो ये 48.2 है, इसको मैनुअली ऑपरेट करके इसको प्रेशर बनाएंगे। तो ये जैसे कि फ्रॉम बस बार से आएगा, MCV 100 लगा हुआ है। MCV 100 के बाद में यहाँ पर हम देखें, ये करंट सेंसर 4 वर्जर है, करंट सेंसर 4 वर्जर है। यहाँ पर ये करंट सेंसर 4 वर्जर है। फिर उसके बाद में MCV 110 आ जाएगा, 100 के बाद में 110। फिर MCV 112 आ जाएगा। यहाँ पर 112 के बाद में VA बॉक्स 2, VA बॉक्स 1। और फिर यहाँ पर हम बात करें वोल्टेज सेंसर है, यहाँ पर ये वोल्टेज सेंसर है। और यहाँ से जिसे 112.1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 TPWS आ जाएगा, इधर 126 आ जाएगा स्विच।
और इधर 126.7 कैव नंबर 1 में, इधर 126.7/2 कैव नंबर 2 में यूवीए मीटर हो गया, यूवीए मीटर हो जाएगा इधर। इधर हम देखें 310.4 है टू मशीन रूम लाइट, तो टू मशीन रूम लाइट जाएगा। और यहाँ पर ये RGCPA है, RGCPA 5.2 से 6 kg/cm², RGCPA और 48.2 की ये कॉइल लगी हुई है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, बैटरी के बारे में ये बताया गया है। अब बात करते हैं हम पेंटोग्राफ की, बात करेंगे यहाँ पर। इसकी बात करेंगे पेंटोग्राफ की। जैसे उच्च वोल्टेज के उपकरण हैं, लॉकों की छत पर दो जो पेंटो लगे होते हैं, इनकी रचना अन्य इसी लॉकों के अनुसार ही है। पेंटो का सिलेक्शन हम देखते हैं। न्यूमेटिक पैनल पर पेंटो सिलेक्शन स्विच PSS 85 लगा है, पेंटो सिलेक्शन स्विच लगा है न्यूमेटिक पैनल पर। इसकी 3 स्थितियाँ होती हैं। ऑटो में सामान्य स्थिति है, केवल पिछला वाला पेंटो उठेगा। और फर्स्ट में केवल कैव फर्स्ट का पेंटो उठेगा, अगर फर्स्ट पे है तो कैव फर्स्ट का पेंटो उठेगा। पेंटो 2 इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होगा। और सेकंड पोजीशन पर है तो कैव 2 का पेंटो उठेगा और पेंटो 1 इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होगा। तो पेंटो को न्यूमेटिक साइड से आइसोलेट करने के लिए न्यूमेटिक पैनल पर पेन 1 तथा पेन 2 कॉक लगे हैं। सामान्यतः यह कॉक खुले हॉरिजॉन्टल रहने चाहिए, जनरली ये हॉरिजॉन्टल रहने चाहिए, खुले रहने चाहिए। और जब किसी पेंटो को आइसोलेट करना हो तो इस कॉक को बंद करना चाहिए। और पेंटो सर्किट के लिए SV1 पैनल पर एक MCV 127.12 लगा हुआ है। पेंटो सर्किट पेंटो प्रेशर के लिए, तो हम कह सकते हैं कि पेंटो सर्किट के लिए यहाँ पर SV1 पैनल पर एक MCV लगी हुई है 127.2। पेंटो प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए एक चाबी दी गई है। पेंटो प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, IG38 लगी है चाबी, इसके द्वारा पेंटो प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। पेंटो उठाने के लिए इस चाबी को क्या करना होना जरूरी है, पेंटो उठाने के लिए इस चाबी का ऑन होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें पेंटोग्राफ एयर सर्किट बताया गया है। जैसे यहाँ पर पेंटोग्राफ है, पेंटोग्राफ के बाद में यहाँ पर वोल्टेज थ्रोटल है, यहाँ पर ये थ्रोटल 80 वोल्ट। थ्रोटल के बाद में हम इधर आ जाते हैं, पेंटो के लिए प्रेशर स्विच है ये, यहाँ पर पेंटो के लिए प्रेशर स्विच 9 नंबर। ये यहाँ पर क्या है 1110 कॉक है ये। और फिर पेंटो के लिए सोलेनॉइड बल्ब है ये, यहाँ पर पेंटो के लिए सोलेनॉइड बल्ब है। फिर आ जाते हैं इधर से घूमने के बाद में यहाँ पर है पेंटो के लिए सोलेनॉइड बल्ब है, यहाँ पर भी पेंटो के लिए सोलेनॉइड बल्ब है। और इधर हम देखें ये 110 कॉक है, इधर भी यहाँ पर भी 8 वोल्ट चेक कर लेंगे। ये पेंटो के लिए प्रेशर स्विच हो जाएगा इधर। अब जैसे यहाँ पर भी कॉक है, इधर से हम देखें ब्रेक वाल्व है, MR1 टैंक से जो आ रहा है, MR1 टैंक से जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है ब्रेक वाल्व के लिए। फिर यहाँ पर ऑक्सिलरी कंप्रेसर के लिए प्रेशर स्विच दिया गया है, ऑक्सिलरी कंप्रेसर के लिए। फिर टैंप पॉइंट है यहाँ पर, ऑक्सिलरी कंप्रेसर के लिए प्रेशर स्विच है। फिर टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर PP क्या है, न्यूमेटिक पैनल के लिए है ये PP न्यूमेटिक पैनल। और ये ऑक्सिलरी प्रेशर के लिए है, ऑक्सिलरी प्रेशर होना चाहिए अप टू 8.5 kg/cm²। और MR जो प्रेशर है, MR प्रेशर होना चाहिए अप टू 10.5 kg/cm², MR प्रेशर होना चाहिए। फिर हम देखें यहाँ पर इधर से आ जाएगा सेफ्टी वाल्व आ जाएगा। सेफ्टी वाल्व के बाद में यहाँ पर चेक वाल्व आ जाएगा, चेक वाल्व 24 है, ये पेंटो के लिए है। और फिर यहाँ पर स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर के बाद में यहाँ पर हॉज है, हॉज के बाद में यहाँ पर पोर्ट है, ये ऑक्सिलरी कंप्रेसर है। अब हम देखते हैं पेंटोग्राफ न उठने का दोष निवारण। पेंटोग्राफ न उठने का दोष निवारण किस तरीके से कर सकते हैं। तो पेंटोग्राफ नहीं उठ रहा है तो उसका दोष निवारण कैसे करेंगे, बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे। पेंटो रिजर्वायर प्रेशर 6 kg/cm² या उससे अधिक होना चाहिए। MCPA चला करके प्रेशर बना लेंगे। न्यूमेटिक पैनल में IG38 हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन प्रेस है तो उसको हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। और पेन 1 यानी पेंटो 1 के लिए जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि पेन 1 और पेन 2 के कॉक यहाँ पर क्या होने चाहिए, खुले होने चाहिए। न्यूमेटिक पैनल पर लगे पेन 1 और पेन 2 के प्रेशर स्विच को हम टैप करेंगे। SV1 पैनल पर लगा पेंटो DJ सर्किट ब्रेकर 127.12 ट्रिप है तो उसको रीसेट करेंगे। थ्रोटल वाल्व को टैप करेंगे।
पेंटो सेलेक्टर स्विच की पोजीशन बदल करके प्रयास करेंगे। पेंटो ईपी बल्ब 24 एवं 25 के कनेक्शन की जांच करेंगे। पेंटो कॉन्ट्रैक्टर 130.1 SB2 पैनल पर मैनुअल कंट्रोल लेंगे। सफलता नहीं मिलने पर सीई को ऑफ या ऑन करेंगे। ये रूफ का नॉर्मल लेआउट है। लेआउट में हम देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा मेन सर्किट ब्रेकर। तो ये फर्स्ट नंबर पर मेन सर्किट ब्रेकर है। सेकंड नंबर पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। थर्ड नंबर पर आ जाता है पेंटोग्राफ, ये यहाँ पर पेंटोग्राफ है। फोर्थ नंबर पर आता है हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस, ये फोर्थ नंबर पर है हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस। पाँचवें नंबर पर है सर्ज रजिस्टर और 6 नंबर पर है रूफ वार। अब बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी को लोको की छत पर लगाया गया है जो पेंटो से जुड़ा रहता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैटेनरी वोल्टेज को कम करता है। किसको वोल्टेज कम करता है? ये कैटेनरी वोल्टेज को कम करता है। इसमें 3 पार्ट्स को सप्लाई जाता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से 3 पार्ट्स को सप्लाई जाता है। दोनों एसआर इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड में 4 वोल्ट एसी जाता है, जो दोनों हमारे पास में एसआर इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड है। और ओएचई वोल्टमीटर को जाता है 10 वोल्ट डीसी रेक्टिफायर से परिवर्तित होकर के। और मिनिमम वोल्टेज रिले जो है Q286 200 वोल्ट एसी जाता है मिनिमम वोल्टेज रिले को। और कैटनरी वोल्टेज और यह कैटनरी वोल्टेज 17.5 kV के नीचे तथा 30 kV के ऊपर डी एनर्जाइज हो जाता है। जो मिनिमम वोल्टेज रिले है, मिनिमम वोल्टेज रिले 200 वोल्ट एसी की है, लेकिन अगर ये मिनिमम वोल्टेज रिले है कब एनर्जाइज हो जाती है? मिनिमम वोल्टेज रिले कब डी एनर्जाइज होती है? जब कैटेनरी वोल्टेज 17.5 kV से 30 kV के बीच डी एनर्जाइज हो जाए। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये है मेन ट्रांसफार्मर। मेन ट्रांसफार्मर में देखिए, मेन ट्रांसफार्मर में ओएचई, पेंटो और बीसीबी के द्वारा 25 kV सिंगल फेज एसी सप्लाई यहाँ पर आती है। और इस सप्लाई को विभिन्न वोल्टेज में स्टेप डाउन किया जाता है। इसमें इंसुलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए तेल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? तेल भरा रहता है। इसे सर्कुलेट करने के लिए 2 ऑयल पंप लगाए गए हैं तथा 2 ऑयल कूलिंग ब्लोअर भी लगे हैं। ट्रांसफार्मर के तेल का स्तर देखने के लिए 2 स्पाई ग्लास मशीन के रूम ट्रांसफार्मर तेल का स्तर देखने के लिए 2 स्पाई ग्लास मशीन रूम में लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि ट्रैक्शन कन्वर्टर सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रैक्शन कन्वर्टर सेकेंडरी वाइंडिंग है 4x1269 है। तो इसमें क्या है, एक हार्मोनिक्स फिल्टर और सर्किट की देख लेते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद में। जैसे हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद में हमारे पास में कुछ टॉपिक बच गए हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद में, उनको देख लेते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में और क्या बताया गया है? तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के आउटपुट में 2 एम्पियर का पीटी फ्यूज SV1 पैनल में लगा हुआ है और इस फ्यूज के मेल्ट होने पर बीसीबी ओपन होता है तथा फॉल्ट जो आता है वो आता है 0104, यानी कि 0104 F0104 प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट यहाँ पर आता है। और यू मीटर की जांच करेंगे। यदि OHE सप्लाई अगर 0 दिखा रहा है तो पेंटो नीचे करके ऊपर करने पर चैटरिंग की आवाज़ आती है, तब पीटी फ्यूज को बदलें और पेंटो नीचे करें। और यदि यू मीटर में OHE सप्लाई नॉर्मल है तो फॉल्ट एक्नॉलेज करके डीजे क्लोज करेंगे। फिर है हार्मोनिक फिल्टर सर्किट। हार्मोनिक फिल्टर सर्किट, हार्मोनिक फिल्टर सर्किट में क्या है? मेन ट्रांसफार्मर के हार्मोनिक्स वाइंडिंग के साथ हार्मोनिक्स फिल्टर का सर्किट होता है। जो भी मेन ट्रांसफार्मर होता है उसमें हार्मोनिक्स वाइंडिंग के साथ में हार्मोनिक्स फिल्टर का सर्किट होता है, जिसमें रेजिस्टेंस एवं कैपेसिटर रहते हैं। यह हार्मोनिक फिल्टर उच्च तीव्रता वाली तरंग को कम या दबा देता है, जिसमें संकेत प्रणाली में गड़बड़ी को रोका जा सकता है। हार्मोनिक्स फिल्टर की रेजिस्टेंस लोको की छत पर तथा इसके कॉन्टैक्टर्स एवं
कैपेसिटर मशीन रूम में 2 में FV बॉक्स में लगे हुए हैं। यदि हार्मोनिक्स फिल्टर को सिस्टम द्वारा कार्य से अलग किया गया तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉकों की गति को अपने आप 40 किलोमीटर तक प्रतिबंधित कर देगा और थ्रॉटल को 0 से मूव करने पर हार्मोनिक्स फिल्टर सर्विस में आता है। इसके कॉन्टैक्टर्स 8.1 फिल्टर ऑन ऑफ कॉन्टैक्टर एवं 8.2 फिल्टर एडेप्शन कॉन्टैक्टर क्लोज होते हैं और VCV ओपन होने पर कॉन्टैक्टर तुरंत ओपन हो जाते हैं और थ्रॉटल 0 पर लाने पर 5 मिनट के बाद में कॉन्टैक्टर ओपन होते हैं तथा कॉन्टैक्टर 8.41 रजिस्टर डिस्चार्ज कॉन्टैक्टर क्लोज होता है। हार्मोनिक्स फिल्टर करंट निर्धारित मात्रा से ज़्यादा होने पर VCV ट्रिप होगा। कॉन्टैक्टर 8.1 ऑन स्थिति में स्टक अप होने पर प्रोटेक्टिव शटडाउन होगा। कॉन्टैक्टर 8.1 में ऑफ स्थिति में स्टक अप होने पर 8.41 ऑन स्थिति में स्टक अप होने पर हार्मोनिक्स फिल्टर आइसोलेट होगा। कॉन्टैक्टर 8.2 की बात करें, ऑन स्थिति में स्टेप अप होने पर सिंगल बोगी ऑपरेशन संभव नहीं है। हार्मोनिक्स फिल्टर आइसोलेट होने पर SV1 पैनल पर लगा MCV 127.71 127.2/1 को चेक करें। MCV ऑन होने पर 40 किलोमीटर पर आवर की गति से कार्य करें और स्विच 154 तथा SR1 को आइसोलेट करके सामान्य गति से हाफ T या V को कार्य करें। V1 और V2 क्या चीज़ हैं? VE1 एंड VE2। तो इस लॉकों पर 2 गैपलेस सर्ज अरेस्टर लगे हैं। गैपलेस सर्ज अरेस्टर इस लॉकों पर लगे हैं। वो कौन कौन से गैपलेस सर्ज अरेस्टर? नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे मेन ट्रांसफार्मर हमने देख लिया, ऑक्सिलरी कन्वर्टर सेकेंडरी वाइंडिंग है 1:1000 सिंगल फेज AC। हार्मोनिक्स फिल्टर सेकेंडरी वाइंडिंग 1:1115 4 10 AC। होटल लोड सेकेंडरी वाइंडिंग है 1:740 एंड नेक्स्ट हम देखें WAP7 में होटल लोड बेयरिंग, WAP7 में होटल लोड वाइंडिंग 2:960 एंड सिंगल फेज AC है। फिर ट्रैक्शन पावर सर्किट, नेक्स्ट हम देखें ट्रैक्शन पावर सर्किट के बारे में। जैसे OHE में प्राप्त सप्लाई पेंटो के द्वारा लॉकों के अंडर फ्रेम में लगे ट्रांसफार्मर में जाती है। मेन ट्रांसफार्मर के बाद ट्रैक्शन सर्किट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर वोल्टेज को OHE से ट्रांजैक्शन मोटर को भेजता है। जो भी ट्रैक्शन कन्वर्टर है वोल्टेज को OHE से ट्रैक्शन मोटर में भेजता है, जिससे अपना मोटर चलती है। इसके विपरीत ट्रैक्शन मोटर में वोल्टेज को OHE में भी भेजता है। ट्रैक्शन मोटर से वोल्टेज को OHE में भेजा जाता है और यह कार्य ट्रैक्टिव एवं ब्रेकिंग दोनों की अवस्था में कन्वर्टर किया जाता है। ब्रेकिंग के समय ट्रैक्शन मोटर इंसुलेटर का कार्य करती है और एवं वोल्टेज को आपस में भेजना है तो ट्रैक्शन कन्वर्टर एक 3 फेज सिंगल फेज में परिवर्तित करके OHE में ये भेजता है। 3 फेज को सिंगल फेज में बदलेगा, फिर OHE को भेजा जाएगा। ट्रैक्शन कन्वर्टर लोको पायलट की मांग के अनुसार गति एवं टॉर्क पर लगाया जाता है एवं ऑटोमेटिक नियंत्रण रखता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं लोकोमोटिव सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक स्टेशन की बात करें, प्रत्येक स्टेशन तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक ट्रैक्शन के साथ 3 फेज ट्रैक्शन मोटर पैरेलल में लगाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें, ये सर्किट है ट्रैक्शन मोटर अप्लाई करने का। जैसे कि कॉन्टैक्ट टू वायर है। कॉन्टैक्ट टू वायर के बाद में हम बात करते हैं पेंटो है। कॉन्टैक्ट वायर यहाँ पर पेंटो है। पेंटो से आ गया डीजे क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया। ये मेन अर्थिंग स्विच हो गया, ये PT हो गया, ये ET हो गया, ये VCR2 हो गया। अब यहाँ पर कॉन्टैक्टर है।
तो ये कॉन्टेक्टर है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर के बाद डीसी लिंक है, 3 फेज 12 वोल्ट 12 रन वर्ड। नेक्स्ट हम देखें, ये ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 है, ये ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 है। यहाँ पर भी 3 फेज 280 वोल्ट सप्लाई है, यहीं आउटपुट मिल रहा है। ये होटल लोड है, होटल लोड के लिए ऐसे ट्रांसफार्मर बनाया गया है, हाउसिंग ऑन यूनिट। फिर यहाँ पर आईपी ब्लोअर है, आईएम ब्लोअर है, आईपीएफ दुरंतो, आई कन्वेंशनल है। नेक्स्ट हम देखें, नीचे है हमारा क्या है, स्केविंग ब्लोअर, स्केविंग मेन ब्लोअर है, मेन कंप्रेसर है, और बोर्ड बैटरी का बॉडी है, यानी बैटरी चार्जर की बॉडी है। अब हम देखते हैं कि ट्रैक्शन कन्वर्टर के बारे में हम देखेंगे। ट्रैक्शन कन्वर्टर के बारे में बात करते हैं। ट्रैक्शन कन्वर्टर क्या होता है, जैसे ऐसा हमारा है ट्रैक्शन कन्वर्टर। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर है, ये 25 kV सिंगल फेज एसी सप्लाई को 3 फेज एसी परिवर्तनीय वोल्टेज यानी कि अधिकतम, ये हम कह सकते हैं कि 2180 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 65 से 132 हर्ट्ज में परिवर्तित करके ट्रैक्शन मोटर के एक ग्रुप को देता है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रैक्शन कन्वर्टर जो है, ट्रैक्शन कन्वर्टर 25 kV सिंगल फेज एसी सप्लाई को 3 फेज एसी में परिवर्तनीय वोल्टेज जो कि अधिकतम होता है 2180 वोल्ट, 2180 वोल्ट अधिकतम, और फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी होती है 65 से 132 हर्ट्ज, इसमें परिवर्तित करके ट्रैक्शन कन्वर्टर लगाए गए हैं। और यहाँ पर 35, 65 से 132 हर्ट्ज में परिवर्तित करके ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप को देता है। और इस प्रकार 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर लगाए गए हैं, WAP7 और WAG9 के ट्रैक्शन में, यानी कि WAP7 और WAG9 में ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 2 3 के लिए, ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 के लिए, और WAP5 में ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 ट्रैक्शन मोटर 1 2 के लिए, और ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 है ट्रैक्शन मोटर 3 और 4 के लिए लगाए गए हैं। रीजनरेशन के समय, जैसे रीजनरेशन के समय हम देखते हैं, रीजनरेशन के समय ट्रैक्शन मोटर जनरेटर की तरह कार्य करती है और एवं 3 फेज सप्लाई को ट्रैक्शन कन्वर्टर को देती है। यह कन्वर्टर अब विपरीत कार्य करता है, अर्थात यह 3 फेज एसी को सिंगल फेज एसी में बदल करके ट्रांसफार्मर को देता है, जिसे ट्रांसफार्मर स्टेप अप करके OHE को वापस भेजता है। इस तरह यह लॉको का एक छोटे पावर हाउस की तरह कार्य करता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर के तेल को सर्कुलेट करने के लिए 2 ऑयल पंप लगाए गए हैं और 2 ऑयल कूलिंग ब्लोअर लगाए गए हैं, जो ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन कन्वर्टर के तेल को ठंडा करते हैं। प्रत्येक ट्रैक्शन कन्वर्टर के तेल को चेक करने के लिए 2 स्पाई ग्लास मशीन रूम में लगाई हैं। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से 3 मुख्य भाग हैं? एक तो लाइन कन्वर्टर है, एक डीसी लिंक है और एक है ड्राइव कन्वर्टर। तो लाइन कन्वर्टर की बात करते हैं। ट्रैक्शन कन्वर्टर के 3 मुख्य भागों में लाइन कन्वर्टर क्या है? लाइन कन्वर्टर ट्रांसफार्मर से प्राप्त एसी सप्लाई को डीसी में बदल करके ट्रैक्शन के समय इस डीसी सप्लाई को डीसी लिंक को भेजता है, और ब्रेकिंग के समय डीसी लिंक से प्राप्त डीसी सप्लाई को एसी में बदल करके मेन ट्रांसफार्मर को देता है। ये दोनों कार्य ट्रैक्शन कन्वर्टर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किए जाते हैं। फिर है डीसी लिंक। डीसी लिंक क्या है? डीसी लिंक के 2 मुख्य कार्य हैं। प्रथम तो यह अपने अंदर बहने वाली डीसी करंट को स्मूथ करता है। दूसरा कार्य यह है कि यह लाइन कन्वर्टर या मोटर की अधिकतम करंट की मांग को पूर्ण करने में क्षमता रखता है, यानी उनकी जो भी लाइन कन्वर्टर और मोटर की जो अधिकतम करंट की मांग है उसको भी पूर्ण करने की इनकी क्षमता रखता है। यह ड्राइव कन्वर्टर क्या करता है? यह ड्राइव कन्वर्टर लाइन कन्वर्टर के बीच इलेक्ट्रिकल बफर का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखें कि
ड्राइव कन्वर्टर की बात करें, ड्राइव कन्वर्टर क्या है? ड्राइव कन्वर्टर डीसी लिंक से प्राप्त डीसी करंट को 3 फेज में बदल करके ट्रैक्शन के समय ट्रैक्शन मोटरों को देता है और ब्रेकिंग के समय ट्रैक्शन मोटरों के द्वारा उत्पन्न 3 फेज करंट को ये डीसी में परिवर्तित करता है। लाइन कन्वर्टर 1 डीसी लिंक ड्राइव कन्वर्टर 1 से मिलकर के उसे ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 में कहते हैं और लाइन कन्वर्टर 2 डीसी लिंक और ड्राइव कन्वर्टर 2 मिला करके उसे ट्रैक्शन कन्वर्टर कहते हैं, ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 कहते हैं। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर मेन ट्रांसफार्मर से सिंगल फेज एसी सप्लाई लेकर के 3 फेज एसी सप्लाई परिवर्तनीय वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के साथ 3 फेज ट्रैक्शन मोटर को देता है। तो ट्रैक्शन मोटर तकनीक के डेटा हम देखें, जैसे कि 6FRA क्या है, 6068 है WAP, WAG9 है WAP7 का, और WAP5 का है 6FRA 7059। मोटर के प्रकार की बात करें, 6 पोल AC एसिंक्रोनस और 3 फेज इंडक्शन मोटर है यहाँ पर। WAP5 में है 6 पोल AC एसिंक्रोनस 3 फेज इंडक्शन मोटर। कूलिंग की बात करें, दवा युक्त हवा है यहाँ पर WAG9 और WAP7 में, जबकि WAP5 में दवा युक्त हवा है। आउटपुट की बात करें, लगातार 850 किलोवाट होता है आउटपुट WAG9 और WAP7 के अंदर, अधिकतम होता है 850 किलोवाट। इधर WAP5 में भी लगातार 850 किलोवाट और अधिकतम होता है 1150 किलोवाट। वोल्टेज की बात करें, लगातार वोल्टेज यहाँ पर 2180 वोल्ट है, अधिकतम भी 2180 वोल्ट है। इधर WAP5 में भी 2180 वोल्ट है लगातार और अधिकतम भी 2180 वोल्ट है। करंट की बात करें, लगातार WAG9 और WAP7 के अंदर 270 एम्पियर वोल्ट करंट है, अधिकतम 370 एम्पियर करंट है, जबकि WAP5 के अंदर लगातार 370 एम्पियर करंट है और अधिकतम 540 एम्पियर करंट है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, 65 हर्ट्ज है WAG9 और WAP7 के अंदर, अधिकतम है 132 हर्ट्ज, जबकि WAP5 के अंदर लगातार 80 हर्ट्ज है और अधिकतम है 160 हर्ट्ज है। अब बात करते हैं हम कूलिंग कॉन्सेप्ट की। कूलिंग कॉन्सेप्ट किस तरीके से दिया गया है? कूलिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जैसे ये है कूलिंग कॉन्सेप्ट। तो कूलिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास में है, ये है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2, और ये है हमारे पास में ट्रांसफार्मर टैंक। तो ट्रांसफार्मर एक्सपेंशन टैंक है एंड गेज है 1 और 2। फिर ये ट्रांसफार्मर कन्वर्टर वाल्व 1, ट्रैक्शन कन्वर्टर वाल्व 1, ट्रैक्शन कन्वर्टर वाल्व 2, और ये है कन्वर्टर पंप 1, ये है कन्वर्टर पंप 2, और ये यहाँ पर हम देखें, ये ट्रांसफार्मर पंप 1 है, ये ट्रांसफार्मर पंप 2 है, ये कन्वर्टर रेडिएटर 1 है, ये कन्वर्टर रेडिएटर 2 है, ये ऑयल कूलिंग सर्किट 1 है, ऑयल कूलिंग यूनिट 1, और ये ऑयल कूलिंग यूनिट 2। फिर ये ट्रांसफार्मर रेडिएटर 2, ट्रांसफार्मर रेडिएटर 1, और ये यहाँ पर आ गया ट्रांसफार्मर। तो इधर हम देखें, जैसे कि ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर है, तो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2, और इधर आ जाएगी हमारे पास में मशीन रूम ब्लोअर 1 और 2, मशीन रूम ब्लोअर 1 और 2, ये ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3, ये ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 के लिए, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 है, ये ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 के लिए है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी पावर सर्किट। ऑक्सिलरी पावर सर्किट में जैसे कॉन्टैक्ट वायर है, कॉन्टैक्ट वायर पेंटो से आई मशीन है सप्लाई, ये आगे ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ट्रांसड्यूसर, ये डीजे लगा हुआ है, डीजे है, होम है, होम क्या है हमारा जो अर्थिंग स्विच है, मेन अर्थिंग स्विच होम, और यहाँ पर ये ओवरकरंट रिले लगी हुई है, ये ET1 ET2 ये पेंटो के लिए है, पेंटो आगे पीछे वाले के लिए। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी, सिंगल फेज AC 1000 वोल्ट में हमें मिल गई है यहाँ पर, सिंगल फेज AC 1000 वोल्ट में। ये BUR1 BUR2 BUR3, इससे हमारे पास में OCV1 और OCV2 के लिए जाएगी यहाँ से सप्लाई। फिर यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 और 2, SR पंप 1 और 2 के लिए, और टेम्परेचर पंप 1 और 2 के लिए जाएगी। और इधर हम देखें नीचे, ये MCB 1 और 2 के लिए, और स्क्रीन ब्लोअर 1 और 2 के लिए, बैटरी चार्जर के लिए जाएगी। इस तरीके से 3 फेज 415 वोल्ट हमारे पास में सप्लाई यहाँ पर इधर से जाएगी। और इधर हम देखें, इधर भी सिंगल फेज ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर निकाला गया है,
मशीन रूम ब्लोअर 1 एंड 2 के लिए, स्विंग ब्लोअर 1 एंड 2 के लिए, कैब हीटर के लिए, कैब फैन के लिए, कैब वेंटिलेशन फैन के लिए, सिंगल फेज 110 वोल्ट जा रही है इनके लिए, सबके लिए। और इन तीनों के लिए यहाँ पर सिंगल फेज 415 वोल्ट की ज़रूरत है, जैसे कैब हीटर के लिए 415 वोल्ट की ज़रूरत है, स्विंग ब्लोअर के लिए 1 एंड 2 के लिए 415 वोल्ट की ज़रूरत है, मशीन रूम ब्लोअर नंबर 1 एंड 2 के लिए 415 वोल्ट की ज़रूरत है, लेकिन ये सिंगल फेज की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम देखें ये इनके लिए सबकी ज़रूरत है 3 फेज की ज़रूरत है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंगल फेज 110 वोल्ट की ज़रूरत है कैब फैन और कैब वेंटिलेशन फैन के लिए। अब देखें हम जैसे ऑक्सिलरी पावर सर्किट हमने देखा तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ऑक्सिलरी पावर सर्किट्स, तो ऑक्सिलरी जो कन्वर्टर है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर को सिंगल फेज एसी 1000 वोल्ट सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग से मिलती है। यह सिंगल फेज एसी सप्लाई रेक्टिफायर मॉड्यूल में भेजी जाती है, और जहां यह डीसी में परिवर्तित होती है वह डीसी सप्लाई डीसी लिंक में भेजी जाती है, और जहां यह एसी पल्स को डीसी में कन्वर्ट करती है। यह शुद्ध डीसी सप्लाई इन्वर्टर मॉड्यूल को दी जाती है, और जहां यह डीसी सप्लाई 415 वोल्ट एसी 3 फेज में बदल करके विभिन्न फ्रीक्वेंसी के साथ अलग अलग 3 फेज ऑक्सिलरी मोटरों को दी जाती है। इन लोकों पर 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर हैं जो विविध 12 ऑक्सिलरी एवं बैटरी चार्जर को 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई देते हैं। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 मशीन रूम क्रमांक 1 में लगाया गया है, जिस पर BVR 1 कहते हैं। इसी तरह ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 मशीन क्रमांक 2 में कक्ष क्रमांक 2 में लगे हैं और BVR 2 कहते हैं। 415 वोल्ट AC 3 फेज ऑक्सिलरी, 415 वोल्ट AC 3 फेज ऑक्सिलरी है, उसको किस तरीके से बताया गया है यहाँ पर। जैसे कि ऑक्सिलरी ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 है, ये मशीन रूम 1 में लगाया गया है। ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, इसका कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर और SR1 के तेल को ठंडा करना। MCV है इसके लिए, HV1 में 590.1/1। फिर है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2, मशीन रूम 2 में लगाया गया है। कार्य है इसका ट्रांसफार्मर एवं SR2 के तेल को ठंडा करना। ये MCV लगाई है HV2 में 59.1/2। फिर ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 है, ये मशीन रूम 2 में लगाया गया है। ये ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 को ठंडा करने के लिए है। HV1 में लगाया गया 53.1/1। इसी तरीके से ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 मशीन रूम 1 में लगाया गया है। तो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 है मशीन रूम 2 में है, और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 है मशीन रूम 1 में है। ये हम देखें ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 को ठंडा करने के लिए HV2 इसमें 53.1/2 में है। फिर है ट्रांसफार्मर ऑयल पंप, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप है, ये अंडर ट्रक में मशीन रूम 1 के नीचे लगाया गया है। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप अंडर ट्रक में मशीन रूम 1 के नीचे, और ट्रांसफार्मर ऑयल को कूलिंग यूनिट 1 में भेजना का इसका काम है। HV1 में 62.1/1 है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2 है, अंडर ट्रैक में मशीन रूम 2 के नीचे लगा है, और इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल को कूलिंग यूनिट 2 में भेजना इसका काम है। HV2 में 62.1/2 में लगाया गया है। फिर है ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 है, मशीन रूम 1 में SR1 के बाजू में है। ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 ऑयल को कूलिंग यूनिट 1 में भेजना काम है इसका। HV1 में 63.1/1 में है। फिर है ट्रैक्शन मशीन रूम 2 में SR में है, ट्रैक्शन मशीन रूम 2 में SR में, और ट्रैक्शन कन्वर्टर में 2 कॉयल हैं, 2 ऑयल हैं HV2 में। और कन्वर्टर ऑयल पंप 2 के है, 2 के बाजू में लगाया गया है, कूलिंग यूनिट 2 में भेजना इसका काम है। 63.1/2 में है। MCP1 है, ये कंप्रेसर 1 के लिए है, अंडर ट्रैक में मशीन रूम 1 के नीचे लगाया गया है। MR में प्रेशर बनाना इसका काम है, और HV1 में 47.1/1 है। इसी तरीके से MCP2 की बात करें, अंडर ट्रक में मशीन रूम 2 के नीचे लगाया गया है। MR में प्रेशर बनाना इसका काम है, और HV2 में 47.1/2 में बनाया गया है। फिर है स्क्वीजिंग ब्लोअर, स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 है, स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 मशीन रूम 1 में TMB2 के बाजू में लगाया गया है, और इसमें TMB2 और OCV1 के फिल्टर की धूल को निकालना इसका काम है, और HV1 में 55.1/1 में लगाया गया है। इस तरीके से स्क्वीजिंग ब्लोअर 2 है, मशीन रूम 2 के TMB1 के बाजू में लगाया गया है।
TMB1 और OCV2 के फिल्टर की धूल को निकालना इसका काम है। और HV2 में 55.1/2 में दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम देखें सभी ऑक्सिलरी कन्वर्टर चलने पर भार विभाजन किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सिलरी 1 चल रही है, ऑक्सिलरी 1 चल रही है तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 चल रहा है, तो इसका मतलब ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2 के लिए चल रहा है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 है, इसमें क्या होगा, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 2। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 है तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 के साथ क्या होगा, मेन कंप्रेसर 1 एंड मेन कंप्रेसर 2, स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 एंड स्क्वीजिंग ब्लोअर 2 साथ में चलेगा, और बैटरी चार्जर भी चलेगा, यानी बैटरी चार्जर भी काम करेगा यहाँ पर। फिर हम देखते हैं जैसे मान लीजिए कोई एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर फेल होने पर भार विभाजन किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 फेल हो गया है तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 का काम कोई और करेगा। जैसे हम देखें ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर भार आ जाएगा और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर भार आ जाएगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 फेल हो गया था, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर भार आ जाएगा OCV 1 एंड 2 का, ट्रैक्शन मोटर 1 एंड 2 का, और स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 एंड 2 का भार आ जाएगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर भार आ जाएगा ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 एंड 2 का, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 एंड 2 का, और बैटरी चार्जर का आ जाता है, और MCB 1 एंड 2 का भार आ जाता है। इस तरीके से ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 अगर फेल हो गया है तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 पर भार आ जाएगा OCV 1 एंड 2 का, ट्रैक्शन मोटर 1 एंड 2 का, और स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 एंड 2 का। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर भार आ जाएगा, वो किसका आ जाएगा, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 एंड 2 का, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 एंड 2 का, CHVA यानी बैटरी चार्जर का, MCB 1 एंड 2 का भार आ जाएगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 के फेल होने पर क्या होगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर अगर 3 फेल हो गया है तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 पर भार आ जाएगा OCV 1 एंड 2 का, TMB 1 एंड 2 का, स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 एंड 2 का, और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर भार आ जाएगा ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 एंड 2 का, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 एंड 2 का, CHVA का, और MCB 1 एंड 2 का। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 एंड 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 एंड 2 लगातार कार्य करते रहते हैं जब तक कि ट्रैक्शन का कन्वर्टर कार्य रहता है, और TMB 1 एंड 2, OCV 1 एंड 2 और स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 एंड 2 आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं। अब बात करते हैं मुख्य कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर जो है 1 एंड 2 है। कंप्रेसर चालू करने हेतु पैनल ए पर एक स्प्रिंग लोडेड बटन VLCP लगाया जाता है, जिसकी 3 स्थितियाँ हैं। ऑफ स्थिति में कंप्रेसर बंद करने के लिए, ऑटो स्थिति में दोनों कंप्रेसर कट इन कट आउट चक्र के अनुसार अपने आप होते रहते हैं, और मैनुअल स्थिति में क्या होता है, दोनों कंप्रेसर लगातार कार्य करते हैं और स्प्रिंग लोडेड स्थिति है। अब ऑटो स्थिति की बात करते हैं। ऑटो स्थिति में क्या होता है, ऑटो स्थिति में क्या होता है, एयर प्रेशर 8 kg/cm² से कम होते हैं, दोनों कंप्रेसर 10 kg/cm² एयर प्रेशर होने तक चलता रहता है। अब नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर कि एयर प्रेशर है वो 5.6 kg/cm² तक आने तक TE और VE है वो संभव नहीं होगा, और इस समय दोनों कंप्रेसर चालू होकर के 10 kg/cm² एयर प्रेशर होने तक कार्य करते रहेंगे। एयर प्रेशर 5.6 kg/cm² से कम होते ही स्क्रीन पर लो प्रेशर मेन रिजर्वायर संदेश एवं LFSI संकेत के साथ प्रायोरिटी 1 का दोष आएगा। कंप्रेसर को स्टार्ट कमांड मिलते ही वह स्टार्ट होगा, परंतु एयर पंपिंग, रैप अप और अनलोडिंग के कारण 25 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। फिर सिंगल फेज 415 110 वोल्ट AC सप्लाई पर चलने वाला ऑक्सिलरी क्या है। सिंगल फेज 415 वोल्ट ऑक्सिलरी के लिए हम बात करें, ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी कौन सी है, मशीन रूम ब्लोअर 1 है। लोकेशन मशीन रूम 1 में। कार्य क्या है, मशीन रूम में लगे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को ठंडा करना और उनका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना। और HV 1 में 54.1/1 MCB है। मशीन रूम ब्लोअर 2 मशीन रूम 2 में होती है। मशीन रूम में लगे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को ठंडा करना और उनका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना। MCB में HV 2 में 54.1/2 में होती है। मशीन रूम ब्लोअर 1 के स्क्वीजिंग ब्लोअर में बात करें, मशीन रूम 1 में होगी है। मशीन रूम ब्लोअर 1 की फिल्टर को धूल को निकालना है। HV 1 में 56.1/1 है। मशीन रूम ब्लोअर 2 की स्क्वीजिंग ब्लोअर है, मशीन रूम 2 में होती है। मशीन रूम ब्लोअर 2 के लिए फिल्टर की धूल को निकालना HV 2 में 56.1/2 है। हीटर के लिए बात करें, दोनों कैब में डेस्क के अंदर होता है हीटर, कैब को गर्म रखना इसका काम है। HV 1 में 69.62 है। अब बात करते हैं सिंगल फेज 110 वोल्ट ऑक्सिलरी। सिंगल फेज 110 वोल्ट ऑक्सिलरी है, जैसे कि 4 क्रू फैन है।
प्रत्येक कैब में 2 होते हैं, क्रू को हवा देने के लिए होते हैं। HV1 में 69.71 MCV होती है। कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 1 और 2 है। दोनों कैब में डैश के अंदर एक एक होते हैं। हीटर की गर्म हवा को कैब के अंदर भेजना है और HV1 में 69.67 होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंगल फेज 415 AC सप्लाई से चलने वाली ऑक्सिलरी। सिंगल फेज 415 वोल्ट AC सप्लाई से चलने वाली ऑक्सिलरी है। मशीन रूम का ब्लोअर 1 है, ये ब्लोअर 1 है। मशीन रूम ब्लोअर फेज सिंगल फेज के लिए। ये स्क्वीजिंग क्या है, स्क्वीजिंग ब्लोअर है सिंगल फेज के लिए। और नीचे हम देखें सिंगल फेज ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर क्या है, सिंगल फेज 415 वोल्ट AC से चलने वाली ऑक्सिलरी जैसे मशीन रूम ब्लोअर 1 और 2, स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 और 2, कैब हीटर, सिंगल फेज 110 वोल्ट AC से चलने वाले अन्य उपकरण जैसे क्रू फैन, वेंटिलेशन ब्लोअर, उनकी सप्लाई सिंगल फेज ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से मिलती है जो HV1 पैनल के नीचे लगा है। सिंगल फेज ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर को सीधी सप्लाई ऑक्सिलरी वाइंडिंग से मिलती है। मशीन रूम ब्लोअर और स्क्वीजिंग ब्लोअर को मेन ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग से सीधी सप्लाई दी जाती है जो डीजे क्लोज करते ही चालू हो जाते हैं। फिर हम बात करें जैसे कि 3 फेज 415 AC सप्लाई से चलने वाली ऑक्सिलरी क्या है, ऑयल कूलिंग ब्लोअर है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर है, स्क्वीजिंग ब्लोअर है। ऑयल कूलिंग ब्लोअर है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 3 फेज यहाँ पर दिखाया गया है। स्क्वीजिंग ब्लोअर 3 फेज है, उनके लिए MCV यहाँ पर दिखाया गया है। फिर है SR कूलेंट पंप है, ये SR का कूलेंट पंप है। ये TFP ऑयल पंप है, यहाँ पर TFP ऑयल पंप। और SR ऑयल पंप GTO है, SR ऑयल पंप है। ये मेन कंप्रेसर है जो कि यहाँ पर दिखाया गया, मेन कंप्रेसर, TFP टैंक, वेंट पाइप। नेक्स्ट देखें सब सिस्टम नंबर एवं उनके नाम, ये हम बाद में देखेंगे।